Are you ready, guys? Guys. ओके, शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से. सो लाइव स्ट्रीम में एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कृपया एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज. ऑडियो वीडियो क्लियर है? आगे बढ़ जाएंगे. नमन, इधर का वाईफाई का पासवर्ड क्या है? कनेक्टेड तो दिख रहा मेरे को. कौन सा वाला है? कनेक्टेड तो है. एक बार फास्टैग के ग्रुप में लिंक शेयर कर देना लेक्चर की. हाँ, टेलीग्राम के. शुरू हो गया बोलना. हाँ चलो. हाँ एक सेकंड. नहीं, कनेक्टेड है वैसे. रितेश नहीं है क्या? हाँ. हाँ, N23 M23 फ्री फास्टैग. हाँ चलिए, ऑडियो क्लियर है लाइव स्ट्रीम में? चलो बहुत बढ़िया. स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से. क्लोज. मेरा कौन से इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है तू? इसको एक बार प्रीसेट को सेव कर लेना. ये कहाँ पे सेव किया है प्रीसेट तूने? ये देख, ये एक बार चेंजेस कर लिया है ना, उसके बाद में ये प्रीसेट सेव कर लेने का. ठीक है, यहाँ पे देख, ये यहाँ पे सेव जाने का. कहाँ पे सेव्ड है? डीके करके ही सेव्ड है ना, पी में. हाँ, तो जब भी तुम ओपन करोगे वो उसी के साथ ओपन होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, एवरीबॉडी प्लीज फोकस. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैंसल स्कैन. यस, आई विश टू स्टॉप द कैन. ओके, यस्टरडे हमने शुरू किया था अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर. हाँ है ना? और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के हमने बहुत सारे सेक्शंस कल याद कर लिए थे. कुछ याद आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक बार सभी सेक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं. अकाउंट्स ऑफ कंपनी के पहले हमने कौन सा चैप्टर लिया था? डिविडेंड. कुछ याद है? एक बार डिविडेंड का सेक्शन बोल दो. 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट, 125 आईपीएफ, 126 अबेयंस, 127 डिविडेंड शॉल बी पेड विद इन 30 डेज. कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनी के 11 सेक्शन से एक बार लाइन से बोलते हैं. पहला मेंटेनेंस, 128 अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 रीओपन, 131 रिवीजन, 132 एनएफआरए, 133 सीजी के पावर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 134 बोर्ड रिपोर्ट, 135 सीएसआर, 136 इंस्पेक्शन, 137 फाइलिंग एंड 138 इंटरनल ऑडिट. समझ में आ रहा है पक्का सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियरली? बोलो हाँ है ना? चलो, आज हम बढ़ने वाले हैं आगे. एंड टुडे हम अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर को देखना शुरू करेंगे. अगर आपको याद होगा तो हमने इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 137 ऑलरेडी खत्म कर दिया है. याद है? नहीं है? चलो, सो टुडे वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, जो है अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के, जो है सेक्शन नंबर 138. कौन सा सेक्शन नंबर है बोले बार? 138. तो आ जाइए फटाफट बोर्ड के ऊपर. मैं चाहूंगा एक बार आप सेक्शन नंबर 138 खुद रीड करके देखिए फटाफट. ठीक है? उसके अंदर इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स दी है. ये चैप्टर हम उल्टा पढ़ने वाले हैं. ठीक है? एंडिंग के सेक्शन से वी विल गो फॉर कौन सा सेक्शन बोले एक बार? स्टार्टिंग. ठीक है? तो धीरे धीरे उल्टे, बिकॉज स्टार्टिंग के सेक्शन बहुत इजी पीजी है. उसके अंदर बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मेंटेन करो, डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करो, ट्रू एंड फेयर व्यू रहना चाहिए. अब ये पढ़ाओ जीवन में मैं तुमको. ठीक है? फास्ट ट्रैक बैच में. तो कृपया 138 कृपया रीड कीजिए.
कि बाकी ये रीड करना? करो करो फास्ट। ठीक है चलो, चलो रीड करना हो गया है सबका? पक्का बोलो हाँ है ना? ओके, तो आ जाइए फटाफट फटाफट। एक बार मैं आपको इंटरनल ऑडिट का सेक्शन मेंशन कर दूं प्रॉपर्ली, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिट सबको एप्लीकेबल है क्या? सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को ही इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में वो कंपनीज बेसिकली कौन सी है ये हमको सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक डायग्राम मेंशन करके रखा हुआ है पेज नंबर 9.48 के ऊपर, दिख रहा है सबको? हाँ है ना? सो पब्लिक कंपनी है जिसका जो लिस्टेड है मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिसके शेयर्स लिस्टेड है, या तो फिर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर है, या टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, या लोन बोरिंग 100 करोड़ के ऊपर है, या तो फिर डिपॉजिट्स 25 करोड़ के ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में इन कंपनीज को ही इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। लिमिट्स आप देखना, वहां पे एक करेक्शन है टर्नओवर वाला, कितना करेक्शन है बोलो एक बार? 200 करोड़। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिएगा छोटा सा कि टर्नओवर आपका पब्लिक कंपनी के अंदर कितना है बोले एक बार? उसे 200 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। उसके बाद में अगर प्राइवेट कंपनी है, मुझे तो प्राइवेट कंपनी का सेम टर्नओवर है क्या 200 करोड़ का? जोर से बोले सर ना। सो 200 करोड़ का सेम टर्नओवर और साथ में लोन और बोरिंग 100 करोड़ का है प्राइवेट कंपनी का, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपको इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल है। नाउ सवाल यह है, सभी कंडीशन एक साथ कंप्लाई करने हैं या कंडीशन और में है? और है या एंड है? सभी कंडीशन और बेटा, और मतलब कोई भी एक कंप्लाई की तो भी आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, तो सबके बीच में और ऐड कर दीजिए। कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई की तो भी आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, फुल स्टॉप। डन। नीचे स्पेलिंग मिस्टेक है छोटा सा इंटरनल ऑडिट के लिए, तो उसको एक बार ठीक कर दीजिए प्लीज। इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ओके। सो ये इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन है, उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर से भी मैंने दिए हैं और साथ में नियरली लिमिट्स वगैरह दी है, तो यहां पे आपका इंटरनल ऑडिट होता है खत्म। खास बात यह है इंटरनल ऑडिट कर कौन सकता है, तो उन्होंने सभी प्रोफेशनल्स को अलाउ करके रखा है, सीए सीएस या खबर एक बार उसे सीएमएस। चलो 138 आपका हो गया, 137 आपका ऑलरेडी हो चुका है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अभी हम 137 के पहले जाने वाले हैं सेक्शन के ऊपर, जो है आपका कौन सा सेक्शन नंबर बोले एक बार उसे 136। तो सब जन आ जाइए पेज नंबर 136 के ऊपर फटाफट। 9.40। Sure, let's go. Okay. So सेक्शन नंबर 136 नियरली रीडिंग का सेक्शन है। जो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं फटाफट मार्क कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन का लगता है बच्चों? जोर से बोले एक बार, 21 डेज। कुछ याद है सबको? हाँ है ना। अगर जनरल मीटिंग का नोटिस आपका 21 डेज का लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आप जनरल मीटिंग कॉल करते हो तो बोला गया है कि जनरल मीटिंग कॉलिंग करने के बाद आपने जनरल मीटिंग के नोटिस के दिन जितने पीरियड के लिए, मतलब एटलीस्ट 21 डेज के लिए, आपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन रखने चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सो कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट कितने दिन पहले बोले एक बार उसे? 21 डेज पहले, सो दैट एवरी मेंबर कैन इंस्पेक्ट देम। उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, एवरी अदर डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको ओपन रखना पड़ेगा। नीचे मेंशन किया गया है ये सभी शेयर होल्डर को अवेलेबल होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी या पर्सन जो जनरल मीटिंग अटेंड करता है, उस हर पर्सन को यह अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में मेंशन किया गया है कि भाई साहब
अगर आप 21 दिन से कम पीरियड के लिए इसको रखने वाले हो, कितने डेज से बोले एक बार, 21 डेज से कम पीरियड के लिए इंस्पेक्शन के लिए रखने वाले हो, तो 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्डर्स कैन रेटिफाई द सेम। कहीं सुना सुना सा लग रहा है क्या? 95% रेटिफाई कर सकते हैं, कहां सुना था ये? कहां सुना सा लग रहा है? ऑर्डिनरी नोटिस का सेक्शन 101 सेम ही है ना, 21 डेज वाला नोटिस। उसके अंदर हमने एक टेबल भी ड्रॉ किया था कि ऑर्डिनरी नोटिस 21 डेज का है, अगर वो नहीं दिया गया तो 95% शेयर होल्डर रेटिफाई करते हैं। और अगर ईजीएम का ऑर्डिनरी, ईजीएम का तो 95% कर सकते हैं, ईजीएम का है तो 95% इन द वोटिंग पावर एंड 50% इन नंबर। कुछ याद आया? घंटा याद आया। जाओ 101 के ऑर्डिनरी नोटिस के सेक्शन में जाओ, ठीक है। रजिस्टर में तुमने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा, उसको चेक करो एक बार। कुछ याद नहीं आया जीवन में तुमको, बोल तो ऐसा रहते याद आया सर करके, नालायक। तुम जाओ मतलब तुम ढूंढते रह जाओगे, तुमको जाना मतलब क्या बहुत खतरे से खाली नहीं है जीवन में। मिला क्या? मिला? कुछ याद आया? अच्छा, ये देखो, ये शॉर्ट नोटिस अगर आप दे रहे हो तो 95% ऑफ द शेयर होल्डर एजीएम वैलिड कर सकते हैं, और ईजीएम में तो 95% ऑफ द शेयर होल्डर एंड मेजोरिटी इन द नंबर। समझ में आया सबको? मेजोरिटी नंबर एंड 95% ऑफ वैल्यू। कुछ याद आया? चलो तो वापस आ जाइए अपने टेक्स्ट के अंदर और वहां पे लिख के रखिए सिमिलर टू ऑर्डिनरी नोटिस, सिमिलर टू ऑर्डिनरी नोटिस, ठीक है। सिमिलर टू ऑर्डिनरी नोटिस, जैसा ऑर्डिनरी नोटिस चल रहा है वैसा ही ये चल रहा है। दिख रहा है सबको? देखो यहां पे बोला है मेजॉरिटी नंबर 95% ऑफ द वैल्यू। दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी वगैरह है ऐसे सिचुएशन में तो 21 डेज बिफोर आपका ओपन होना चाहिए, और 21 डेज पहले ट्राई करो कि कॉपी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हर शेयर होल्डर को सेंड किया जाए। तो इसके साइड में नोट डाल के रखो, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, in case of listed company try to send the above copies, in case of listed company try to send the above copies, try to send the above copies to members try to send the above copies to members at least 21 days before। मतलब नोटिस के साथ ही एज गुड एज आपको ये सेंड करना पड़ेगा एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। दिख रहा है सबको? यस सर ना? बहुत बढ़िया, शानदार। ये होने के बाद में नीचे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मैनर बोल सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करने का कुछ कंपनीज के लिए, अगर कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में रूल्स बोल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्कुलेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट वगैरह है उस मोड में सर्कुलेट करना है, डिलीवरी आपको देना है अंडर सेक्शन 20 कम्युनिकेशन के लिए, या लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोज कर सकता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। लिस्टेड कंपनी के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, सीजीबी उनको मेंशन कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में कंपनी हैविंग सब्सिडरी शॉल कंप्लाई विद द फॉलोइंग। सब्सिडरी कंपनी के लिए सेपरेट अकाउंट वेबसाइट के ऊपर आपने मेंशन करना चाहिए, सब्सिडरी के लिए सेपरेट अकाउंट ऑन द वेबसाइट, ये आपने मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। और साथ साथ में सब्सिडरी के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना भी जरूरी है अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो, ठीक है। तो ये भी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। यहां तक आइडिया क्लियर है? तो रफली हमने 136 के सभी प्रोविजन देख लिए हैं, तो 136 यहां पे आपका होता है खत्म। अब आते हैं भाई साहब एकदम खूंखार सेक्शन पे, 17 पेजेस का जो एक सेक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार, सीएसआर। इसको सेक्शन क्यों बोलते, इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते? मतलब सेक्शन बोल के मतलब तौहीन हो रही है सेक्शन के, जिला बोल देना चाहिए इसको, जिला। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सीएसआर पढ़ना चाहोगे अच्छे से, जरा थोड़ा सा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। अरे बोलो ना हाँ है ना? तुम्हारे बुक में कोई सीएसआर का चार्ट वार्ट दिया है क्या? दिला आहे का? सांगा हो की नाही? पेज नंबर कौन सा है?
9.36, अच्छा 36, अच्छा 9.36 पे जाते, 36 पे जाते। किधर गया? हाँ, अब बेसिकली अगर बोलूं तो सीएसआर में अगर आप पूरे 17 पेजेस 18 पेजेस पढ़ने जाओगे तो जिंदगी झंड हो जाएगी। लास्ट बेंचेस को क्या हो गया? जीवन के अंदर का ब्रेकअप हो गया क्या सबका एक साथ होलसेल में? ऐसे शांत बैठे हैं, आधे लोग गायब है, क्या हो क्या गया? आधे लोग कोई कुछ बोल नहीं रहा, बीच में काड़ी कर नहीं रहा, मतलब गए कहाँ जीवन? इतनी शांति, इतनी खामोशी। अच्छा, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फोकस करना अच्छे तरीके से। प्रेजेंस फील नहीं हो रहा, अब्सेंस फील हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। पहली चीज, जब हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कॉर्पोरेट सोशल, मतलब कॉर्पोरेट का सोशल रिस्पॉन्स, मतलब कॉर्पोरेट ने सोशल सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सी, जमशेद जी टाटा का कोट है कि कंपनी इज नॉट बिकॉज ऑफ कस्टमर्स और सोसाइटी, कंपनी इज इटसेल्फ अ कस्टमर एंड द सोसाइटी। कंपनी या कस्टमर या सोसाइटी की वजह से नहीं है, कंपनी खुद ही कस्टमर और सोसाइटी है। मतलब यू कैनॉट सेपरेट कस्टमर सोसाइटी फ्रॉम द कंपनी। तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि आपने आपके नेचर का, सोसाइटी का उतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। वोल्क्सवैगन कंपनी को नियरली 5 साल पहले 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, बिकॉज ऑफ उसके गाड़ियों में कार्बन एमिशन का कंपोनेंट नॉर्मल से ज्यादा था और उसको सभी व्हीकल कॉल बैक करने के लिए लगाई थी। ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अगर एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप वर्कमैन को डैमेज कर रहे हो तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इसीलिए सीएसआर का एक सेपरेट प्रोविजन डाला गया। पर ऐसा नहीं है कि सीएसआर का प्रोविजन डाला तो सबको करना ही है कंपलसरी। जिस कंपनी के खुद के खाने के वांदे हैं, ऑब्वियसली उसको सीएसआर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, तो सीएसआर इज नॉट जस्ट वन स्टेप प्रोसेस कि लग गया मतलब लग गया। सीएसआर इज अ प्रोसेस जिसके अंदर 2 स्टेप्स आते हैं। कितने स्टेप्स आते हैं? 2। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से कंपनी को एप्लीकेबल है? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ है उससे ऊपर, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है। तीनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लाई किया तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो सकता है। पर एक बात आपने याद रखना, सिर्फ ये 3 कंडीशन कंप्लाई करने की वजह से सीएसआर नहीं लगता। बात को जरा समझिएगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि 3 कंडीशन कंप्लाई कर दी सीएसआर लगेगा। सीएसआर लगने के लिए आपको 2 स्टेप के थ्रू जाना पड़ेगा। जरा समझिएगा, ये चार्ट से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 5000 करोड़ के ऊपर है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है, कोई भी कंप्लाई करो, तो एक बात आपने याद रखना कि आपको सीएसआर एक्सपेंसेस के लिए एक और कंडीशन कंप्लाई करना है। अगर आप ऊपर की तीनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज कंप्लाई करना जरूरी है, वो है सीएसआर कमेटी। मतलब आपने 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5 करोड़ में से कुछ कंप्लाई किया तो आपको एक सीएसआर कमेटी सिर्फ बिठानी पड़ेगी। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट यू हैव टू डू। लेकिन आपको सीएसआर एक्सपेंसेस तब तक करना नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं आता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो अगर आपने स्टेप नंबर 1, अगर आपने 500 1000 5 में से एक कंप्लाई कर दिया, 500 1000 5 में से एक कंप्लाई कर दिया, तो सीएसआर कमेटी बिठाओ। और उसके एडिशन में अगर आपका लास्ट 3 इयर्स में एवरेज नेट प्रॉफिट अगर है, अगर आपके लास्ट फाइनेंशियल 3 इयर्स ये प्रॉफिट मेकिंग है, तो आप 2% सीएसआर एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात को समझिए। ऐसा नहीं कि 500 1000 और 5 वाला कंडीशन कंप्लाई किया तो सीधा सीएसआर एक्सपेंसेस कर दो, नहीं। 500 1000 5 कंप्लाई किया तो पहले सीएसआर कमेटी बिठाओ, और अगर पिछले 3 साल में प्रॉफिट है तो फिर एक्सपेंसेस करने की जरूरत है, वो भी 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। सर व्हाट इफ अगर हमें कोई एवरेज नेट प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास एवरेज नेट लॉस है 3 इयर्स का, तो आपको सीएसआर एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कमेटी बिठा के बैठ जाओ, बात खत्म। जिनके पास लॉस है पिछले 3 साल में, उनको कोई एक्सपेंस नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ कमेटी बिठाना है, बात खत्म हो गई।
आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, ऐसा नो। सो सिर्फ कंडीशन कंप्लाई करने की वजह से सीएसआर करना है क्या? नहीं। आपको सीएसआर कब करना है? कंडीशन तो कंप्लाई करना ही है, साथ में आपका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। जोर से बोलो, क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। सो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि भाई साहब अगर आपने कंप्लाई कर दिया है सीएसआर को तो सीएसआर कमेटी का गठन कीजिए पहले, फाउंडर सीएसआर कमेटी। और अगर आपका एवरेज नेट प्रॉफिट 2% से ज्यादा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में तो ही एक्सपेंसेस कीजिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नाउ अगर आपका एवरेज नेट प्रॉफिट नहीं है तो आपको लॉस के केस में कोई भी सीएसआर करने की जरूरत नहीं। यहां तक समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? सर, जोर से बोलो सर। सर अगर हमारा कमेटी हम बिठा रहे हैं तो सर कमेटी का काम कहां है सर? ऐसे बैठा रहेगा कमेटी या कुछ काम वाम भी कर लेगा जीवन में? तब आप बताना चाहूंगा तुमको, कमेटी से बैठा नहीं रहता, कमेटी प्लान बान करता है। प्लान कर कितना सीएसआर करना है, कितना ना करना है, किधर अब भैंस का गोठा बांधना है, न बांधना है, ठीक है? ऐसा सब चीज है। कौन करता है? सीएसआर कमेटी। कितना पैसा लगाएंगे, कितना पैसा नहीं, कौन करता है? सीएसआर का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सब क्या होगा? क्या ठीक है मोहतरमा क्या होगा तुम्हें? ठीक है, तो इसको सीएसआर बुड़बक धांध, ठीक है? सो इसको क्या कहता है? सीएसआर। सिंपली सीएसआर कमेटी प्लान करेगा किधर आपको सीएसआर के एक्सपेंसेस करने हैं, इसका रिपोर्ट प्लान करेगा सीएसआर कमेटी। ठीक है, प्रॉफिट हो ना हो कमेटी प्लान करता रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, एक खास बात बताना चाहूंगा सीएसआर की। एक बार जो सीएसआर ने कमिटमेंट कर दी, एक बार जो सीएसआर ने, अमिताभ बच्चन ने रे, सलमान खान, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है जीवन में। एक बार जो सीएसआर ने कमिटमेंट कर दी वो 4 साल तक अपने आप की भी नहीं सुनता। 4 साल तक किसकी नहीं सुनता? अपने आप। मतलब तुमको अगर 1 साल में सीएसआर लग गया तो 4 साल तक तुम्हारी, समझ में आ रहा है? जैसे बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, टर्नओवर 300 करोड़, नेटवर्थ 350। अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ चाहिए जो नहीं है, 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चाहिए जो नहीं है, पर प्रॉफिट 5 करोड़ है उसके ऊपर चलेगा तो प्रॉफिट है भाई। तो क्या इस साल आपको सीएसआर लगेगा? अरे बोलो ना, हाँ है ना? यस, आपको सीएसआर लगेगा। अगले साल आप देखो आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, आपका टर्नओवर भी नहीं है, आपका नेटवर्थ भी नहीं है, पर क्या आपको सीएसआर लगा रहेगा? उसके अगले साल भी प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर नहीं है, नेटवर्थ नहीं है, फिर भी सीएसआर लगा रहेगा। उसके अगले साल समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो एक बार जो तुम्हें सीएसआर लग गया तुम्हारी 4 साल के लिए, फिर उसके अगले साल देखो नेट प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर नहीं है, नेटवर्थ नहीं है, 4 साल खत्म हो गए। 3-4 साल कंसिस्टेंटली, मतलब 3 साल अगर आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं किए, कंसिस्टेंट 3 इयर्स अगर आप कंडीशन एस्केप कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सीएसआर लगेगा नहीं। उसके अगले साल भी आपने कंप्लाई नहीं किए हैं तो आपको सीएसआर लगेगा नहीं। उसके अगले साल 6 करोड़ का प्रॉफिट आ गया तो वापस आपको सीएसआर लगेगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 लगेगा या नहीं लगेगा? कितने साल तक लगा रहेगा? 4, इंक्लूडिंग 2021 या एक्सक्लूडिंग 2021? इंक्लूडिंग। तो 2021 1, 21-22 2, 22-23 3, 23-24 4। तो ये चीज मैंने आगे लिख के रखी है कि देखो बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि चौथे साल में, 4th ईयर में तुमको सीएसआर वैसे ही लगने वाला था। ऐसा हो सकता है कि 4th ईयर में तुमको सीएसआर वैसे ही लगने वाला था। जोर से बोलो हाँ या ना? पर 4th ईयर में ना तुमने वापस से कंडीशन कंप्लाई कर ली। कहा चल रहा है? हाँ, फिर पानी लेके आए थे, वापस क्यों चले?
सो इन्होंने फोर्थ ईयर में वापस कंडीशन कंप्लाई की, जोर से बोलो, फोर्थ ईयर में वापस क्या की, कंडीशन, मतलब अगर इस साल कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो सीएसआर से एस्केप होते, पर फोर्थ ईयर में वापस कंडीशन कंप्लाई कर ली। अब अगर फोर्थ ईयर में वापस कंप्लाई कर ली तो वहां से तो वापस रिस्टार्ट हो गया ना मैटर, तो उस साल भी लगा, अगले साल भी लगा, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी, कंडीशन कंप्लाई हो या ना। पक्का समझ में आया? मैं चाहूंगा ये आपके बुक में नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वहां पे ड्रॉ करके रखिए साइड में, या तो फिर किधर तो भी लिख के रखिए, इसको याद रखिएगा। गो फॉर इट फास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर उधर जगह ही नहीं है लिखने के लिए, तो लजिस्टल में लिख लीजिए, किधर तो भी लिख लीजिए, जगह है कैसे? अच्छा डन, हो तो गए जीवन में, भूल दे रहे हो। डन है रोडी। What if there is a loss in a fourth year? How will we calculate CSR? फोर्थ ईयर में लॉस है तो फिर फोर्थ ईयर विल बी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ, लास्ट ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR यहां पे, फिर फोर्थ ईयर के बाद नहीं लगेगा। ठीक है मिस्टर श्रीदम, चलो डन हो गया सबका? अच्छा एवरीबॉडी हो गया पक्का? ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से तो समझ में आएगा। रेडी लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब एक्चुअली देखा जाए तो सीएसआर में ये दो कंडीशन छोड़ के बाकी जितनी भी कंडीशंस है ना वो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत कंडीशंस कम है जो एक्चुअली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट फिर भी उसमें जो जो भी काम की कंडीशंस है उसको मैं यहां पे मेंशन करके रख देता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। रेडी लेट्स गो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आगे, नॉर्मली सीएसआर में एक प्रोविजन आता है, आप आ जाइए पेज नंबर है 9.30 पे, 9.30 पे। ठीक है 9.30 पे है, वहां पे एक नोट लिखवा देता हूं। समझो तुमने किसी एक साल तुमको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट सीएसआर करना था, बोलो हाँ या ना। समझो तुमने किसी एक साल ज्यादा सीएसआर कर दिया, ठीक है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट से ज्यादा कर दिया, तो क्या आप अगले साल के सीएसआर में इसको सेट ऑफ कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। तो यहां डिपार्टमेंट ने सहूलियत दी है कि किसी साल अगर आप ज्यादा सीएसआर कर रहे हो तो आप उसके अगले साल में उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो वहां पे साइड में नोट लिख के रखना, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है इस एरिया में लिख के रखना, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। इफ कंपनी स्पेंड्स ऑन सीएसआर, if company spends on CSR extra amount for 1 year, extra amount for 1 year, extra amount for 1 year, it can set it off, it can set it off, it can set it off for next years,
इट कैन सेट इट ऑफ फॉर नेक्स्ट ईयर्स। लिख लिया सबने? ओके, अब एक और प्रोविजन है, अनपेड सीएसआर अगर कुछ है या आपने सीएसआर का अमाउंट सेपरेट करके रखा है पर आपने उसको स्पेंड नहीं किया, तो उसके लिए प्रोविजन है, थोड़ा सा काम का हो सकता है। लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपका सीएसआर का अमाउंट जो था वो 10 लाख था। कितना था बोले एक बार? 10 लाख। समझो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का 2% 10 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है बोले एक बार? 10 लाख। सो 25-26 के लिए आपको सीएसआर 10 लाख का करना था। दिस इज द अमाउंट यू हैव टू स्पेंड। आपने उसमें से 3 लाख का ही किया। कितने लाख का किया? 3 लाख। आपका अनस्पेंड कितना बचा? 7 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 के बाद आपने 7 लाख रुपए 30 डेज के अंदर, 7 लाख रुपीज अनस्पेंड है, बोलो हाँ है ना? ये 30 डेज के अंदर अनपेड सीएसआर अकाउंट के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करके रखनी चाहिए। जैसे हम डिविडेंड का अमाउंट सेपरेट करते हैं, बोलो हाँ है ना? वैसे ही सीएसआर का अमाउंट आपने अनपेड अकाउंट ऑफ सीएसआर शेड्यूल्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रखना चाहिए। ठीक है? और फिर उसके बाद में मतलब 30 अप्रैल तक की ये चीज हो जानी चाहिए। आपने 31 मार्च बोला था, वहां से 30 डेज, तो 30 अप्रैल। फिर उसके बाद में वो वहां पे पड़ी रहेगी। समझो उस 7 लाख में से आपने 2 लाख यूज कर लिया। 7 लाख आपने ट्रांसफर किया था, उसमें से आपने कितना यूज कर लिया? 2 लाख। ठीक है? बचा कितना? 7 लाख में से 2 लाख गया, बचा कितना? 5। जोर से बोलो कितना बचा? 5। तो 3 इयर्स के अंदर आपने वो अमाउंट को यूज करना चाहिए, 5 लाख को। क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए 3 इयर्स के अंदर। यूज सच अमाउंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और साथ में 5 लाख का अमाउंट आप जो यूज करोगे, यूज सच अमाउंट विद इन 3 इयर्स, 30 डेज के अंदर आपने उसको शेड्यूल 7 के सीएसआर फंड के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर आपने यूज नहीं किया, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो 30 डेज में आप उसको कहां ट्रांसफर करोगे? शेड्यूल 7 में जो सीएसआर फंड्स दिए हैं उन फंड में आप उनको ट्रांसफर कर दोगे। सो अगर खुद करना चाहो, जैसे तुमने खुद के वर्क, मतलब ये भी सीएसआर होता है, वर्कमैन के बच्चों के लिए तुमने स्कूल खोला, दिस इज सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है? अब तुमको 10 लाख करना था, 3 लाख तुमने किया, 7 लाख बचा, तो 7 लाख तुम स्पेंड नहीं कर पाए, तो एंड में ये बोला गया है कि आप उसको एक बार स्पेंड करने का ट्राई करो। नहीं होता है तो 3 इयर्स के बाद में आप सीएसआर के सेपरेट फंड्स दे उसमें डाल दो, फिर गवर्नमेंट उसको यूज कर लेगा सीएसआर के लिए। समझ में आ रहा है? ये क्रिस्टल क्लियर वाला चार्ट है जिसके अंदर आपको मेंशन किया है कैसे कैसे आपको सीएसआर यूज करना है। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, कृपया इसको लिख के रखे। गो फॉर इट फास्ट। उसी के बाजू में लिख के रखिए अगर हो सकता है तो, नहीं तो रजिस्टर में लिख के रखिए। किसी भी ईयर में लॉस आएगा तो आपको एवरेज 3 इयर्स का सीएसआर एक्सपेंसेस करना है। मयंक बेटा लाइव स्ट्रीम में, किसी भी ईयर में अगर लॉस आएगा तो एवरेज 3 इयर्स का आपको सीएसआर एक्सपेंसेस करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लॉस भी आया और पिछले 2 साल में प्रॉफिट है तो आपको सीएसआर करना पड़ेगा, और अगर लॉस ही लॉस है तो सीएसआर एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कमेटी बना के बैठ जाओ। जितने ईयर हो उतने ईयर का नहीं, सिर्फ 3 इयर्स का ही एवरेज होता है हमेशा। जयंत फोर ईयर कंपल्शन में भी मयंक अगर लॉस आता है तो भी सीएसआर एवरेज प्रॉफिट पे, तो 1 साल में लॉस आया तो पिछले 3 साल में जो अगर प्रॉफिट है तो उस केस में आपको सीएसआर 2% करना पड़ेगा। हाँ, सभी सालों में लॉस है तो आपको सीएसआर करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कमेटी बना के बैठ जाओ। वही तो आंसर दिया मैंने, कंपल्सरी 4 इयर्स में ही बोल रहा हूं मैं।
डन एवरीबॉडी, लिवलं का? कंपनी को इनकॉर्पोरेट होके अगर 2 साल ही हुए हैं तो आपको 2 साल का एवरेज एक्सपेंसेस ही करना पड़ेगा। सीएसआर लगता है तो 2 साल का एवरेज ले लो और एक्सपेंडिचर कर दो अगर प्रॉफिट है तो। जयंत, ठीक है, डन एवरीबॉडी। आगे बढ़ जाऊं मैं पक्का? नेक्स्ट लिख लिया सबने? ओके, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल दी मैंने सीएसआर में जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। अब आगे नीचे कुछ पेनल्टीज वगैरह मेंशन की है कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो नीचे आपका सबसेक्शन 7 जहां पे 135 सबसेक्शन 7 उसके साइड में ये पेनल्टी मेंशन कर दीजिए। कितना पेनल्टी है? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट अनस्पेंड। सीएसआर का अमाउंट आपने स्पेंड नहीं किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट अनस्पेंड और ₹1 करोड़ विच एवर इज लोअर। 2 multiplied by amount unspent और ₹1 crore whichever is lower। ठीक है, और ऑफिसर को पेनल्टी, अच्छा ये पेनल्टी किसको है? ये कंपनी को पेनल्टी है। जोर से बोले, किसको पेनल्टी है? कंपनी। और ऑफिसर को पेनल्टी कितनी है? 1/10 ऑफ सीएसआर अमाउंट और 2 lakhs whichever is lower। तो ऑफिसर को 1/10 ऑफ सीएसआर अमाउंट और 2 lakhs whichever is lower दोनों लिख के रखिए। लिख लिया सबने पेनल्टी? बोलो हाँ है ना। उसके नीचे एक और चीज मेंशन की है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। सीएसआर अमाउंट अगर 50 लाख से नीचे है या तो फिर सीएसआर अमाउंट 50 लाख के ऊपर है। अगर सीएसआर अमाउंट आपका जो आ रहा है वो 50 लाख के नीचे है तो आपको कमिटी स्पेसिफिकली गठन करके रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम करवा सकते हो। लेकिन अगर 50 लाख के ऊपर है तो आपको कमिटी मेंटेन करके चलने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज भी बोली गई है, ये एक्सेप्शन दिया गया है कमिटी बनाने के लिए कि अगर 50 लाख से सीएसआर का अमाउंट के नीचे है तो आपको कमिटी बना के बिठा के रखने की जरूरत नहीं, बोर्ड से काम चला सकते हो। लेकिन 50 के ऊपर है तो बनाना पड़ेगा सो दैट स्ट्रेटेजी वगैरह क्लियर बन जाए। ये भी लिख के रखो। ओके, मुझे बताओ सीएसआर के लिए आप जो एक्सपेंडिचर करते हो तो क्या इनकम टैक्स में एटीजी में आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन? सीएसआर के लिए करते हो तो इनकम टैक्स एटीजी में क्लेम कर पाओगे क्या? कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह देते हो, पॉलिटिकल ग्रांट्स देते हो तो सीएसआर का एक्सपेंडिचर एटीजी में कवर करता है। तो उसके नीचे एटीजी एलिजिबल ये भी लिख के रखो, एलिजिबल फॉर एटीजी डिडक्शन। एटीजी याद है ना, इनकम टैक्स, चैरिटेबल डोनेशंस वगैरह, हाँ है ना। हो गया? डन एवरीबॉडी? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है कि कृपया कमेंट करके बताइए प्लीज, जो जो हम पॉइंट लिख रहे हैं। ओके डन। ओके, ये चीज होने के बाद अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बचा है क्या। ठीक है, नहीं, अब ये छोड़ के सीएसआर में कुछ इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है। आप चाहो तो ये सेक्शन को एक बार रीड कर सकते हो, तो आपको मतलब घर जाके, अभी नहीं तो हो गया काम। ठीक है, तो घर जाके आराम से रीड करना। जब मैं कहता हूं घर जाके आराम से रीड करना, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है कि इसका मतलब इसको छोड़ देने का है, हाँ ना। नालायक लोग। नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट के ऊपर, जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे, 134। क्लियर है? आ जाइए फटाफट। बोर्ड रिपोर्ट सुना है सबने? कहां देखा था बोर्ड रिपोर्ट? वो था सर, वो ना, वो हमने देखा था सर, याद है आपको? MGT 9 एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन द बोर्ड रिपोर्ट, हाँ है ना। अब बोर्ड रिपोर्ट में सबसे तकलीफदायक काम क्या है मैं आपको मेंशन कर दूं। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट का जो कंटेंट है वही सबसे बेकार चीज है। 134 सबसेक्शन 3 पे आइए आप। 134 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार उसे, 3, पेज नंबर 9.22।
उल्टे जा रहे हैं अपन सेक्शन में, ठीक है, लेट्स गो। अब इसके अंदर देखो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले देखो एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट, कुछ याद आया मेंशन करो वहां पे एमजीटी 9 प्रॉपरली, एमजीटी 9। नीचे नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, हाँ नंबर किधर गया, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड, इसके लिए सेक्शन 173 मेंशन करो। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना जरूरी है। उसके बाद में ऑडिटर्स को फ्रॉड के ऊपर सेक्शन 143 का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये सेक्शन अपन कल देखेंगे ऑडिट चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट समझ में आया तो इसको पेंडिंग रखना। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डिटेल देने हैं, सेक्शन 149 में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। रेम्यूनरेशन कमेटी आपको प्रस्तावित करनी है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर आपको कोई कमेंट करने हैं, एक्सप्लेनेशन देने हैं तो वो देने पड़ेंगे, ये भी कल हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन 186 में लोन इन्वेस्टमेंट सिलेबस में नहीं है, 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर वगैरह होगा, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, तो रिलेटेड पार्टीज में ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होगा आपको कि रिलेटेड पार्टी में आप वोट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में रिजर्व्स को कैरी करना है, सेक्शन 123। रिकवर अमाउंट शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगेन सेक्शन 123 हमारा कल हुआ था, कुछ याद है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद में कोई कमिटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन के, ठीक है, तो वो आपको मेंशन करने हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप AS 11 मेंशन कर सकते हो। डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आप मेंशन कर सकते हो। डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आप मेंशन कर सकते हो। द डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी डेवलप एंड इंप्लीमेंटेड बाय कंपनी आप मेंशन कर सकते हो कि बेसिक आपने CSR के लिए कौन सी पॉलिसी डेवलप की, तो सेक्शन 135 मेंशन कर दो, ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है, उनके डिटेल्स भी मेंशन कर लो, ठीक है। ये बोर्ड रिपोर्ट ओपीसी कंपनी में शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, सबसेक्शन 3A के साइड में लिख के रखना, शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी का रिपोर्ट, ओपीसी बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट को क्या क्या, बोर्ड रिपोर्ट को क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशंस एंड कमेंट्स ऑफ डायरेक्टर आपको अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कि भाई साहब डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंप्लाई किया है क्या, प्रॉपर एडिक्वेट सफिशिएंट केयर की है क्या अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटीज है क्या, एनुअल अकाउंट्स प्रॉपरली गोइंग कंसर्न बेसिस पे मेंटेन किए है क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट लगाया है क्या, कोई प्रॉपर सिस्टम आपने बनाई है क्या फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द बिजनेस। सो नियरली सभी का सभी रीडिंग का कंटेंट है। हाय गुड मॉर्निंग, हाय किधर जीवन में किधर, कोई तो किधर ही ध्यान नहीं है, ठीक है, हो गया सबका, हाँ है ना। फिर उसके नीचे आता है कि बोर्ड रिपोर्ट कौन कौन साइन करेगा, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट कौन कौन साइन करेगा, तो बोला है एक चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स ये बोर्ड रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सर्कुलेशन ऑफ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश करना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट के साथ में, जहां जहां बोर्ड रिपोर्ट आएगा वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देना चाहिए। सबसे आखिरी नीचे दिया है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस पेनल्टी, और फिर और भी रूल 8 के अंदर कंटेंट दिया है कि नॉर्मली आपने बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या देना चाहिए। तो बोर्ड रिपोर्ट का अगर आप सेक्शन देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आता है, उसमें से आधी चीजें आपके सिलेबस के बाहर की है, आधी ये सिलेबस के अंदर की है। और मेंशन करूं तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत कम सवाल पूछा है, मतलब आज गुड सवाल पूछा ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को आपने याद रखना। नीचे आपको रूल में जो कंटेंट दिया है वो एक बार रीड करके देखिए, ठीक है, बाद में घर पे आकर तुम करने नहीं वाले मेरे को मालूम है, तो अभी कर लीजिए।
तुमको मैंने रीड करने के लिए बोला है। हो गया वो बंद अभी क्या? तो आ रहा है कि ये लेट नहीं बेटा, इसे महालेट कहते हैं इसको। चलो डन एवरीबॉडी। रीड करने को बोला तो एसी दिख रहे हैं, दीवार दिख रही है, दोस्त दिख रहे हैं, सब कर लो चकल्लस जीवन में। पढ़ेगा कौन? और सॉन्ग भी चाहिए उसमें। आज थोड़ा क्या, सिर्फ आज ऐसा लो फील हो रहा। मैसेज वगैरह आया नहीं क्या आज? और मेरे बाबू ने ताना ताया, तू बाबू थोड़ी है, तू बाबा है। डन एवरीबॉडी। ओके, सो बोर्ड रिपोर्ट का अगर 134 हुआ होगा, हो रहा है, हुआ है। डन एवरीबॉडी। हो गया सबका बोर्ड रिपोर्ट। ओके, अब उसके पहले एक सेक्शन आता है फिर 133 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके अंदर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों की कभी भी वाट लगा सकता है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के पेल सकता है। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेना, घर पे देखना उसको, यहां मत देखना। अभी मैं थोड़ा काम के सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं जो है NFRA। ठीक, अब वो क्या उसको पढ़ाऊं 133 को? पढ़ाता हूं, सुनो। हाँ सुन लो अब तुम। CG होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पता है सबको CG। वो CG जो लॉ बनाता है पार्लियामेंट में, कुछ याद आया? सेंट्रल गवर्नमेंट वो CG कभी भी तुम जैसे जो मासूम से कौले कौले से बच्चे हैं, इनकी अगर वाट लगानी है तो कभी भी बोल सकता है। किसको? खतरनाक प्रोफेशनल बॉडीज को, ICAI, ICSI, ICMAI, कि देखो कितने खुश दिख रहे हैं, इनके चेहरे की हंसी देखो, इनकी खुशी देखो। कैसे बर्दाश्त हो सकता है तुम्हें कि इनको खुशी हो रही है? तो एक काम करो, एक मस्त सुंदर लंबा चौड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, इनको पेल देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? फिर वो मस्त आता है ताजा ताजा कोरा करके गरम गरम, और तुमको बोलते ये लो, ठीक है, यूज कर लो। बोलो, आज DT नहीं है, आज DT नहीं है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक्सेस की क्लास नहीं। अब ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल देना, ठीक है? चल, समझ में आया तुमको? DT नहीं है तो सॉन्ग किस बात का? मेरे को बहुत दुख हुआ DT नहीं है तो नो सॉन्ग। क्या सैड सॉन्ग क्या गाओ जीवन के अंदर? काम ही नहीं है क्या जीवन में? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा फोकस। जिंदगी के अंदर पहले ऐसे लोग होंगे जिनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है फिर भी दर्द भरे गाने गा रहे हैं। मतलब एक आधा ब्रेकअप भी नहीं हुआ होगा इनका, फिर भी दर्द भरे गाने गा रहे हैं जीवन के अंदर। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। मतलब बिना रिलेशन हुए, बिना ब्रेकअप हुए दर्द कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना मैडम, कोई बात नहीं, होता है दर्द, इधर 5-6 एक साथ हुए ऐसे लग रहा है। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। सो अभी हम देखने वाले NFRA। NFRA मतलब वो अथॉरिटी जिसके खिलाफ तुम तुम्हारे इंस्टीट्यूट की कंप्लेन कर सकते हो। तो इसको हम सेक्शन में नाम देते थे। चलो तो पहले समझते हैं NFRA दिखता कैसा है।
तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करके जो अथॉरिटी है, क्या चल रहा है जीवन में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करके जो अथॉरिटी है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। एनएफआरए के अंदर कितने लोग रहेंगे तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना। सबसे पहले बोला है एक चेयरमैन और 15 लोग रहेंगे हु आर कॉम्बिनेशन ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स, 15 लोग। तो एक चेयरमैन और मैक्सिमम कितने मेंबर्स है बोले एक बार जो है 15, टोटल कितने लोग हो गए 16। एनएफआरए शुड गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एनएफआरए ने मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बोलना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है। अब बेसिकली एनएफआरए बनाया किस लिए, जरा सा ध्यान देना। नॉर्मली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों इंस्टीट्यूट अपने अपने फील्ड्स में स्टैंडर्ड्स इशू करती है। सीए इंस्टीट्यूट जो इशू करती है उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, सीएस इंस्टीट्यूट जो इशू करती है उसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और सीएमए इंस्टीट्यूट जो इशू करती है उसे कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और ये तीनों स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने चाहिए बिजनेस कंसर्न ने, और ये बिजनेस ने इंप्लीमेंट किए क्या तीनों स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, सेक्रेटरी पॉलिसीज में, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किए क्या, ये चेक करने का काम हमारा होता है। ठीक है, यह चेक करने का काम हम प्रोफेशनल्स का होता है, सीएसीएस सीएमएस का। जब ये चेक करने का काम हमारा होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको ठीक से चेक करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कई बार नॉन कंप्लायंसेस पे हम रिपोर्ट बिना किए अंडर टेबल पैसे लेके चीजों को छोड़ देते हैं। तो एनएफआरए बिठाया किस लिए है? एनएफआरए बिठाया है हम जैसे सीएसीएस सीएमए लोगों के ऊपर वॉच रखने के लिए कि क्या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, और अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनएफआरए एक्चुअली हमारे ऊपर होता है, प्रोफेशनल्स के ऊपर होता है, मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर तो होता ही है, पर प्रोफेशनल्स के ऊपर भी वॉच रखता है कि ठीक से ऑडिट करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। इसीलिए आपको पता है एनएफआरए के पहले देयर वाज वन अथॉरिटी, एनएफआरए के जगह पे ओल्ड अथॉरिटी था जिसका नाम था नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वो कमेटी सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही हेल्प करता था, वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स और कॉस्टिंग स्टैंडर्ड में हेल्प नहीं करता था। ऊपर से वो कमेटी सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करता था, और कोई इंप्लीमेंट ना करे तो वो कमेटी कुछ ही नहीं कर सकता, उसके पास पावर्स ही नहीं थे, ना इंस्पेक्शन कर सकता, ना पेनल्टी लगा सकता था, ना उसका कोई सर्च सीजर, ना रेड का कुछ चीज पावर नहीं थे। नाकास इतना कमजोर अथॉरिटी था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करने के सिवा, मैंडेशन भी नहीं, रिकमेंड करने के सिवा भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाकास को खारिज किया और बनाया एनएफआरए, और एनएफआरए को बोला कि तू भेड़िया है, तू बीस्ट है, टाइगर है, तू रॉर कर। तो एनएफआरए ने बहुत जोर से रॉर किया, हाँ करके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एनएफआरए ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। एनएफआरए इज एक्चुअली रेड अलर्ट फॉर अस। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे ऊपर एनएफआरए का केस लग गया तो तुम्हारी वाट लग गई। बाजार में सांड घुसना और प्रोफेशनल फर्म्स में एनएफआरए घुसना, हश्र एक ही होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। तो एनएफआरए जो है उसके मेंबर्स को एक ओथ लेना पड़ता है, इंडिपेंडेंस का ओथ। इंडिपेंडेंस का ओथ का मतलब क्या होता है? एनएफआरए के मेंबर्स कसम खाते हैं कि हम किसी भी प्रोफेशनल फर्म से एसोसिएटेड नहीं है, सीएमए सीएस सीए किसी भी फर्म से हम एसोसिएटेड नहीं है, ये वो कसम खाते हैं। दूसरी बात, एनएफआरए के सभी मेंबर्स को एक और सख्त ताकीद होता है कि एनएफआरए छोड़ने के बाद भी वो किसी प्रोफेशनल फर्म में एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। सीएसीएस सीएमए के किसी भी फर्म में एनएफआरए एसोसिएटेड नहीं रहेगा। 2 साल तक ये उनको कसम खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एनएफआरए में रहते वक्त वो बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर में आते हैं। अगर जैसे एनएफआरए छोड़ दिया और वो ऑलरेडी किसी सीएसीएस सीएमए फर्म को अटैच हो जाते हैं तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो लीक कर देंगे, ठीक है, जिससे एनएफआरए के वर्किंग खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि समझो किसी सीएसीएस सीएमए फर्म के ऊपर इंक्वायरी होने वाला है, रेड होने वाला है, ठीक है, और ऐसे केस में एक एनएफआरए का मेंबर इमीडिएटली रिजाइन करके सीए फर्म में चला जाता है और उनको हेल्प कर देता है, तो ऐसे केस में तो गेम हो जाएगा। ठीक है, तो उनको 2 साल तक इंडिपेंडेंस रखना पड़ता है आफ्टर बीइंग मेंबर ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए का ऑफिस छोड़ने के बाद वो एसोसिएटेड नहीं रह सकते किसी भी मैनर में।
फिर बोला गया है इनके कुछ पावर्स, जैसे मैंने बोला था एनएफआरए के कुछ फंक्शंस है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्टिंग, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद में रिकमेंडेशन और अडॉप्शन बोलते हैं, सुपरविजन, इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सीए, सीएस, सीए में किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ सर्विस, यहां सिर्फ सीए लिखा है बट एक्चुअली नाउ इट इज फॉर ऑल। सीए, सीएस, सीए में कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, ये एनएफआरए यहां पे रिकमेंड करता है। और उसके बाद में सीए, सीएस, सीए में का प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने के लिए एंड वर्किंग प्रोसेस अच्छे से बढ़ाने के लिए एनएफआरए यहां पे काम करता है। ठीक है, और साथ में सप्लीमेंट्री टास्क जो जरूरी है, मतलब सिंपली सीए, सीएस, सीए में से काम करवाना और उनको फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बोलना, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बोलना, ये काम एनएफआरए करता है। इसके लिए एनएफआरए को पावर भी दिया है इन्वेस्टिगेशन का। एनएफआरए के पास सिविल कोड के भी पावर है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, समनिंग, एनफोर्सिंग अटेंडेंस। समनिंग पता है, समन मतलब बुलाना। सो आप समन कर सकते हो, अटेंडेंस ले सकते हो, ओथ ले सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो और कमीशन इशू कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह। तो ये पावर्स भी एनएफआरए के यहां पे दिए गए हैं। इसके एडिशन में एनएफआरए को अगर कहीं मिसकंडक्ट आइडेंटिफाई हुआ कि सीएससीएस, सीएमए के जितने भी फर्म्स थे उन्होंने प्रॉपरली वर्किंग नहीं किया, ऐसा एनएफआरए को दिखा, तो एनएफआरए यहां पे पेनल्टी लगा सकता है और पेनल्टी भाई साहब तगड़ी है। इंडिविजुअल है, कौन है बोले एक बार, इंडिविजुअल। सीए, सीएस या क्या बोले एक बार उसे, सीए में, सीए, सीएस या सीए में इंडिविजुअल है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको 1 लाख से 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस का पेनल्टी लग सकता है। मतलब जितना ऑडिट फीस वो रिसीव कर रहा है उसका 5 टाइम्स उसको भी करना पड़ेगा। क्लियर है? फर्म है सीए, सीएस या सीएमए का, तो उसको 10 लाख से 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस लग सकता है। 10 लाख से कितना बोले एक बार, 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस। सो इंडिविजुअल के लिए चेंज है, वो दोनों जगह 5 लाख लिखा है क्या? ओके, आई गेस वो कुछ अमेंडमेंट आया होगा, एक बार टेक्स्ट में चेक कीजिए प्लीज, कैसी बार आया है वो। फाइव लाख ही लिखा है, 1 लाख से 5 लाख लिखा है ना? अच्छा, नीचे 10 लाख की जगह 5 लाख है। अच्छा, 5 लाख टू 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस, ऐसा है। ठीक है, चेंज कर देना। ठीक है, एंड इन एडिशन, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेनल्टी, एडिशनली 6 महीने से लेकर 10 साल तक के आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप सीएससीएस सीएमए का कैंसिल हो सकता है। मतलब 10 साल तक आपको सीओपी कैंसिल होगा, मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ऐसा ना। तो ये है आपका एनएफआरए का कंस्ट्रेंट। इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो, इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, अपील। और अपील आप किसको कर सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा, ये अपीलेट अथॉरिटी किसने बनाई है, सीजी, जिसके अंदर बोले एक चेयरमैन 2 मेंबर बिठा दो, बात खत्म। एक्चुअली अपीलेट अथॉरिटी बताने बोलने की बात है, बात को समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपीलेट अथॉरिटी बनाया, बोले इसके खिलाफ यहां अपील करो। तो कोई सेंस है इस बात की? समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा है कि वो नहीं होता कि बर्थडे, बर्थडे जब होते हैं ना, बॉयज हॉस्टल में बर्थडे होते हैं, बॉयज हॉस्टल में बर्थडे होते हैं, रात को 12 बजे एग्जैक्टली लाइट बंद करते हैं, कंबल लेते हैं और जिसका बर्थडे उसके ऊपर डाल देते हैं और उसको दे धपा दे दनादन दनादन दना। गर्ल्स हॉस्टल में भी होता है ये? हाँ, ये सुन किया मैडम ने। सो बॉय दे दनादन दनादन इतना मारते हैं और फिर उसके बाद में कंबल निकाल के लाइट ऑन कर देते हैं, तो उसको समझ में ही नहीं आता है किसने मारा। वैसा यहां पे सिचुएशन चल रहा है, पकड़ा, कंबल डाल दिया, 2 धोया, तुम अपील करने गए, पता ही नहीं चला। अपील भी वहीं पे जहां पे सीजे ने बनाया है। सो दिस इज ऑल एनएफआरए। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे, 132। क्लियर है कंसेप्ट? मैं चाहूंगा एक बार देख लीजिए, एनएफआरए रीड कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। गो फॉर इट फास्ट। खुद भी फर्म नहीं खोल सकता, ना ही किसी फर्म से एसोसिएट हो सकता है। श्रीराम, डीटी का क्लास नहीं है बेटा आज। सर इफ पॉसिबल जीएसटी के लिए रिवीजन ले लो, मैं लॉ पढ़ाता हूं बेटा सिर्फ।
सर वो 2 साल डिग्री लेकर भी अनएम्प्लॉयड रहेगा क्या? मैंने बोला है किसी फर्म के अंदर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जॉब कर सकता है बेटा जिंदगी के अंदर, ठीक है, दूसरे कोई भी जॉब कर सकता है जहां पे उसका टैलेंट यूज हो, फर्म से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी कॉर्पोरेट्स वगैरह है तो जॉब कर सकता है ना, वो किसने मना किया? क्लियर है? सब सबको हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ये चीज हो गई सबकी हाँ है ना। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, रिविजन एंड रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक छोटा सा पहले डिफरेंस दे दूं, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, आराम से बाद में आपने लिखना। सबसे पहले बात को समझिए, व्हाट इज अ रीओपनिंग एंड व्हाट इज अ रिविजन। ठीक है, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है अकाउंट्स को ओपन करना वापस से। समझ में आ रहा है सबको? अरे तुम समझे नहीं, बात को समझो। मतलब अकाउंट ऐसे ऐसे बंद करने के बाद अगर तुमको ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ लिखना बाकी रह गया, या इसके अंदर कुछ तो भी ऐसे गलत सलत लिख दिया, या कुछ मिस हो गया कि लिखना था पर लिखा ही नहीं, तो ऐसे वापस ऐसे ओपन कर लो और लिख लो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर व्हाट इज रिवीजन देन? रिवीजन का मतलब होता है अकाउंट ऐसे लिख के बंद कर दिए, चेक भी कर दोगे, ऑडिट भी हो गया, और तुमको 2 साल बाद पता चला अरे यार वो साल में तो फ्रॉड हुआ था। वो साल में क्या हुआ था? फ्रॉड। तो तुम पूरा अकाउंट ही चेंज करके वापस री ऑडिट करवा रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज, क्या लगवा से रिविजन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो यहां पे रीजन, रीओपनिंग के लिए फ्रॉडुलेंट अकाउंट बनाए हैं, इमीडिएटली समझ में आ गया फ्रॉडुलेंट है कि लास्ट ईयर का अकाउंट क्लोज करते ही समझ में फ्रॉडुलेंट बनाए हैं। ऑथोरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट अकाउंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, कुछ मिसिंग है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा। रिवीजन में अकाउंट्स आर नॉट इन लाइन विद 129 134, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह के हिसाब से नहीं बने, बोर्ड रिपोर्ट के हिसाब से नहीं बने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अकाउंट में, फ्रॉड हो गया है, तकलीफें हो गई है, पॉलिसीज फॉलो नहीं किया, अकाउंट्स फॉलो नहीं किया, सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब एक्चुअली आपको कंफ्यूजन होगा कि फ्रॉड यहां लिखा है यहां नहीं लिखा है, बट बेसिकली बोला जाए तो नॉन कंप्लायंस ऑफ 129 एंड 134 का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लीगली प्रॉपरली बनाए नहीं है, दैट मीन्स अ फ्रॉड। समझ में आया सबको? हाँ है ना? नीचे ऑर्डर कौन पास करेगा? तो यहां पे कोर्ट या एनसीएलटी पास कर सकता है, सिविल कोर्ट भी रीओपनिंग का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, पर यहां पे सिर्फ एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। नीचे टाइम पीरियड 8 साल तक के अकाउंट से रीओपन हो सकते हैं। कितने साल तक के रीओपन हो सकते हैं? 8 साल। और रिवीजन जो है वो 3 इयर्स तक के ही हो सकता है। कितने साल बोले एक बार? 3 ईयर। कंसोलिडेशन, नॉर्मली कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आप रीओपन या रिवाइज दोनों करवा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। तो मैं चाहूंगा फिलहाल के लिए लिख के रखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट।
हो गया सबका? बोलो हाँ है ना। सो रिवीजन रीओपनिंग का हो गया लिखना। जिनका हुआ एक बार रिवीजन रीओपनिंग रीड करके देखिए, आपको उसके अंदर दिखेगा कि रिवीजन और रीओपनिंग कौन कौन कर सकता है। ठीक है, जैसे खास करके पहले रीओपनिंग के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ अथॉरिटीज के नाम लिखे कौन कौन रीओपन कर सकता है, जैसे सीजी, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीएलटी, आरओसी, सीसीआई एक्सेट्रा, यही रीओपन कर सकते हैं। और उसके नीचे फिर रीजंस दिए, जो हमने डिफरेंस में लिखे वही रीजंस दिए हैं। हालांकि रिवीजन के केस में अगर आप देखोगे तो रिवीजन कौन कर सकता है, तो वहां पे मेंशन किया गया है कि भाई साहब जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही एक तो ट्रिब्यूनल या सीजी इसका रिवीजन कर सकता है। तो दोनों सेक्शन एक बार कृपया रीड कर लीजिए फटाफट। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। रीड करना हो जाए डन बोल दीजिएगा। डन, पढ़ो फर्स्ट। चलो हो गया सबका? पढ़ना है। अभी एसी वेसी का प्रॉब्लम नहीं है तो अभी दूसरे ढूंढ लो जीवन में। अभी ठंडी लग रही है ना, बरा। क्या डन एवरीबॉडी? पक्का रीड हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे 130 एंड 131 भी आपका होता है क्या बोले बाद से खत्म। आते हैं 129 ये 129 ये नया सेक्शन आया है। ये सेक्शंस के अंदर क्या बोला है तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। हैव यू एवर हर्ड अबाउट लिमिटेड रिव्यू? हर लिस्टेड कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में, हर लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 60 ml, इसको लेके जाओ रे कोई। ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में एक आधी बार पिया ना तो ऐसे ही होता है जीवन। सो लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टर में, हर क्या बोले एक बार उसे क्वार्टर में स्पेसिफिकली एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगा कि उस क्वार्टर में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब इसलिए नॉर्मली देखना, अप्रैल से लेकर जून का पहला क्वार्टर होता है तो जुलाई में फाइनेंशियल रिपोर्ट रिजल्ट आते हैं। तो जुलाई में देखो स्टॉक मार्केट के अंदर हलचल आना शुरू होगा। फिर
जून जुलाई हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर नेक्स्ट क्वार्टर है तो अक्टूबर में हल चलाना शुरू होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो जनवरी में हल चलाना शुरू हो जाएगी, फिर अप्रैल में हल चला। ऐसा हर क्वार्टर में आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देना पड़ता है। उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को लिमिटेड रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बोले बाद उसे? लिमिटेड रिव्यू। सो वहां जहां लिमिटेड रिव्यू लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में, पहले उसके साइड में लिख के रखिए, इट मींस क्वार्टरली ऑडिट, इट मींस क्वार्टरली ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, क्वार्टरली ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ले लगा, लिख लिया सबने? अब देखो क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच अ क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। देखो वर्डिंग यूज किया है अनलिस्टेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड कंपनी के लिए सीजी बोल सकता है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन बेसिस ऑफ सच अ फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू। मतलब अनलिस्टेड का, देखो लिस्टेड में तो लिमिटेड रिव्यू कंपलसरी है, पर यहां ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनी को भी क्वार्टरली ऑडिट बोल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनी को भी बोल सकता है कि तुम क्वार्टरली ऑडिट करो, लिस्टेड में तो कंपलसरी है ही, अनलिस्टेड को भी पेला जा रहा है। क्लियर है? और नीचे फाइल अ कॉपी विद रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, बोले एक बार उसे 30 डेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार उसे नो। बस इतना बोला गया है कि जो लिस्टेड को एप्लीकेबल है वो अनलिस्टेड को भी लगा सकते हैं। तो साइड में लिख के रखो, द प्रोविजंस ऑफ द लिस्टेड कंपनी रिगार्डिंग द ऑडिट, provisions of the listed company regarding the audit can be applied to unlisted company, can be applied to unlisted company by चीजी, by किसने बोले एक बार से? चीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ले लगा छोड़ो, याद हो गया कंप्लीट। अब बचते हैं लास्ट के दो सेक्शन 128 129, जिसमें से हम शुरू कर रहे हैं 129 कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। आपको पता है क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कभी सुना है जीवन में? नहीं सुना? देखो मैं बताता हूं हाँ तुम्हें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। हाँ आ जाओ। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर आ जाइए 129 में। देखो क्या क्या बोला है। हाँ ध्यान देना सबने। ओके अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वैसे डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 40 में है और फाइनेंशियल ईयर का 241 में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है पता है? बैलेंस शीट आता है, P&L आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, इक्विटी में कोई चेंज हुए तो वो आता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं। फिर तुम्हें कभी फाइनेंशियल ईयर सुना है तुमने? फाइनेंशियल ईयर एक होता है, एक ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। सुना है सबने? हाँ या ना? अच्छा, कभी अगर साल के बीच में कंपनी शुरू करो तो याद रखना, अगर आप साल के बीच में कंपनी शुरू करते हो तो ऐसे सिचुएशन में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कितना छोटा? तो 6 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए, 6 महीने एट मैक्स छोटा। और कितना बड़ा हो सकता है? तो 15 मंथ्स। कितना मंथ्स? 15। 12 नॉर्मल है। ठीक है, 15 मंथ्स। अरे आगे बढ़ते हैं। हाँ नीचे यहां प्रॉब्लम है, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो। यहां नॉर्मल नहीं। हाँ हाँ फिर ठीक है, नीचे अभी आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, खरे और गोरे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 के हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हें पता है फाइनेंशियल शेड्यूल 3 में होते हैं। शेड्यूल 3 टू कौन सा एक्ट? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करो। अरे यार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं यार, पढ़ लो उसको, मेरे को नहीं पढ़ा।
128 129 रीड कर लो, जाओ, मेरे को ये पढ़ो अभी जीवन में। बोले इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस के अकाउंट बनाने हैं, बैंकिंग ने बैंकिंग के बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी ने इलेक्ट्रिसिटी के बनाने हैं, सबने बनाना है। बोले सब्सिडी होगी तो खुद के स्टैंड अलोन और साथ में कंसोलिडेटेड भी बनाना है। चलो डन हो गया सबका, पढ़ो था। अच्छा, इससे भयंकर तो 128 है। मतलब 128 में तो मतलब तुम दो, मतलब मैं पलेस्तान हो जाऊंगा। लेट्स गो। एवरी कंपनी शैल मेंटेन लेजर्स, जर्नल्स, सपोर्टिंग वाउचर, बैलेंस शीट, P&L, ट्रू एंड फेयर, हेड ऑफिस पे रखो। डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? डबल एंट्री। एक्रियल सिस्टम या कैश सिस्टम? मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? नालायक लोगों, पढ़ लो इसको। चाहिए इंटर पे रखने इनको ये सेक्शन, सच में यार टॉर्चर है जीवन में। है तो तेरे क्या 2-3 ब्रेकअप एक साथ हो गए तो क्या फ्रस्ट्रेटेड? गाना गा दो, गाई दो, सैड सॉन्ग गा दो। चलो फास्ट रीड करो। डन एवरीबॉडी, पढ़ लो पढ़ लो। हो गयो कई हुयो नहीं हुयो? हुयो? चलो सो यहाँ पे आपका 128 129 बचा अगर होगा घर पे आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एनीवे जनरल रीडिंग का सेक्शन है। यहाँ पे आपका एक और चैप्टर खत्म होता है, कौन सा? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। कंसेप्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाते हैं। सर थक गए सर, जिंदगी झंड हो गई सर, छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो सर, गाना गा लो सर, सर ये कर लो वो कर लो, पढ़ाना छोड़ के सब टाइम पास करवा लो सर। आ जाओ ऑडिट के सेक्शन से याद कर लेते हैं फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले। क्या हो गया जीवन में?
पहले तुमको एसी चाहिए था, फिर एसी मिल गया तो अभी दीवार चाहिए, फिर उनको क्लास में बैठना नहीं का, फिर क्या कर का जीवन में आए क्यों जीवन में। लेट्स गो, क्या करने के लिए, लेट्स गो। सो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तुम्हारे लिए देखो कितना मस्त नाम लिखा मैंने, समझ में आ रहा है सब। अच्छा तो लिखा जीवन, अच्छा नहीं लिखा। तुमको ना आर्ट की कदर ही नहीं है, आर्टिस्ट को ही आर्ट समझ में आता है, तुमको क्या आर्ट समझ में आएगा जीवन। कॉमर्स के स्टूडेंट तुम ही। लेट्स गो, स्टार्ट करते, कंसंट्रेट करना, ध्यान देना। हम ऑडिट के चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑडिट के चैप्टर में एक खास बात है, पूछो क्या, सबसेक्शंस भी याद करने हैं। तो सिर्फ सेक्शन से बात नहीं बनेगी, क्या करना पड़ेगा, सबसेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट चैप्टर। सबसे पहला पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले क्या बोले एक बार, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा, पहली बात सबसे पहले मेंशन कर दूं, ऑडिट ये चैप्टर मैं मेरे हिसाब से सिर्फ कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा हूं। तुमको ऑडिट सब्जेक्ट में इसके अलग, इसके आजू बाजू वाला या इससे टोटली रिवर्स भी कुछ सुनने मिले तो वो मान लेने का उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये इस सब्जेक्ट के लिए, वो उस सब्जेक्ट। यू गॉट इट, क्लियर। घरवाली घरवाली, बाहर वाली, समझ में आ रहा है। लेट्स गो। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन नंबर कौन सा है बोले बाद से 139। 139 सेक्शन आते से ही बेचारा सबसेक्शन में डिवाइड हो जाता है। 139 सबसेक्शन नंबर 1 से लेके सबसेक्शन नंबर 4, फिर आता है 139 सबसेक्शन नंबर 5, फिर आता है 139 सबसेक्शन नंबर 6, फिर आता है 139 सबसेक्शन नंबर 7। अब ये सेक्शंस कैसे याद रखने, जो तुम करते नहीं, कैसे याद रखने, पढ़ के, जो तुम करते नहीं हो, है ना। सो यहां पे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। पहले मैं क्या लिख रहा हूं उसको जरा ठीक से, मैडम अरे बुर क्या, सो कैसे मैं लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसेक्शन 1 से 4 रेगुलर ऑडिटर, सबसेक्शन 5 भी रेगुलर ऑडिटर। इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, जगह ही नहीं मिलेगी। सो रेगुलर ऑडिटर, रेगुलर ऑडिटर, ठीक है। 1 से 4 रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, एंड सबसेक्शन 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है पक्का, एक बार सब जरूर। सबसेक्शन 1 से 4 क्या है, रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, सबसेक्शन 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट। सबसेक्शन 6 7 में फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। सबसेक्शन 6 में फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, एंड सबसेक्शन 7 में फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। सो रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, याद हो रहा है पक्का। फिर ऑडिटर कभी अगर गायब हो गया फ्रस्ट्रेट होके, तो सबसेक्शन 8 में कैजुअल, वैकेंसी ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। और अगर तुमको ऑडिटर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, 9 से लेके 11 तक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, उसको छोड़ ही नहीं सकते कि वो चाहिए ही, तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ किसका बच्चों, ऑडिट। तो सिंपल, 1 से 4 रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 6
फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, 9 से लेके 11। समझ में आया पक्का? इतने सब सेक्शन है और कुछ रिमूवल में। फिर आता है नेक्स्ट वाला ब्रैकेट विच इज अबाउट, अपॉइंट कर दिया आपने, अब रिमूव भी करके देखो। सो इट्स सिंपली अबाउट वैकेशन ऑफ ऑफिस। वैकेशन ऑफ क्या है बोले बाद उसे? ऑफिस। वैकेशन ऑफ ऑफिस। वैकेशन ऑफ ऑफिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स के अंदर बोले बाद उसे? 5 वाच नहीं, 2। एक है सेक्शन नंबर 140 और दूसरा है सेक्शन नंबर 141। 140 को फर्दर आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 140 सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। 140 सबसेक्शन 1 क्या है बोले एक बार? रिमूवल, 140 सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन एंड 141 डिस्क्वालिफिकेशन। क्या लिखवा दो उसे? डिस्क्वालिफिकेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार बोल के बताओ। 139 सबसेक्शन 1 से 4 रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 139 सबसेक्शन 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 139(6) फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, 9 से लेके 11 रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नीचे आ गए वैकेशन, वैकेशन में 3, 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल, 2 रेजिग्नेशन, 3 डिस्क्वालिफिकेशन, सॉरी 141 डिस्क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। ये होने के बाद नेक्स्ट फिर इन ऑडिटर्स की बात आएगी वर्किंग की। काय की बात आएगी बोले बात उसे? वर्किंग। और ऑडिटर को अगर काम करेंगे तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या मांगेंगे बोले बात उसे? पैसा। तो सेक्शन नंबर 142 रेमुनरेशन। क्या लगवा दो उसे? रेमुनरेशन। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। तो बोलो आई लव पावर एंड ड्यूटीज। बोलो ना आई लव, अरे 143 आई लव पावर्स एंड ड्यूटीज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिर उसके बाद में 144 आगे भी आएगा, सॉरी। उसके बाद में सेक्शन नंबर कौन सा? 144 ऑडिटर कुछ सर्विसेज नहीं देगा, इनवैलिड सर्विसेज। इनवैलिड क्या लगवा दो उसे? सर्विसेज। 145 में ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा, क्या लगवा दो उसे? साइनिंग। एंड 146 में उसको जनरल मीटिंग के कम्युनिकेशन करने हैं। जनरल मीटिंग के क्या लगवा दो उसे? कम्युनिकेशन। ठीक है? सो एक बार वापस से मुझे एक बार बताओ। 139 सबसेक्शन 1 से 4 रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, 9 से लेकर 11 रीअपॉइंटमेंट, 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल, 2 रेजिग्नेशन, 141 डिस्क्वालिफिकेशन। नीचे 142 रेम्यूनरेशन, 143 पावर्स एंड ड्यूटी, 144 इनवैलिड सर्विस, 145 साइनिंग, 146 कम्युनिकेशन ऑफ जनरल मीटिंग। समझ में आया? अगर आपने इस पूरे चैप्टर का जिंदगी में कहीं कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, क्या कर दिया बोले एक बार उसे? कॉन्ट्रावेंशन, तो खतरनाक सेक्शन है 147 एंड 148 में सेपरेटली याद रखना कॉस्ट ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोले एक बार उसे? कॉस्ट। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये है आपका चार्ट। पहले तो याद कर लो प्रॉपरली, फिर उसके बाद में ही लिखना। ठीक है? याद करने के लिए समय दो। याद करने के 3 तरीके, आंखें बंद करके रफ में लिख के, या तो फिर साइड वाले को याद करवा दो। गो फॉर इट फास्ट। साइड वाले को नहीं करवाना है।
कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, कोर्ट का मतलब श्रीदम बेटा वहां पे सिविल कोर्ट होगा, मतलब कोई भी सिविल कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। किसको याद करना है बोले? क्या हुआ? याद करके लिखना है, जूम का को चाहिए तुमको? अच्छा, हाँ, लिख लो। चलो डन। चलो डन। ये बाकी है, लिखो।
डन, आगे बढ़े पक्का। इधर तो बुक बंद करके चलो बोले घर पे है। चलो याद हो गया सबको। नीचे 147 148 कोट करना मत भूलना घर पे जाने के एकदम एक्साइटमेंट में। ठीक है, वो लिख लिया ना, उड़ा दिया जीवन में। चलो डन एवरीबॉडी, इधर पैकिंग वैकिंग शुरू हो चुकी है एकदम। ओके ठीक है, आज के लिए हम यहां स्टॉप करते हैं। कल आके अपना ऑडिट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परसों से अपना अदर लॉ शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो डिपॉजिट और जनरल क्लॉज के लेक्चर खत्म कर लिए सबने। तो बीच में छुट्टियां गई थी, उसमें क्या किया तुमने? जमा करके रखे सर लेक्चर, इसको अभी देखेंगे, हाँ ना, नालायक लोग। ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, जा गाता गाता घरी जा आता। सॉन्ग गुड डे, गॉड ब्लेस यू।